अस्सलाम वालेकुम बाबा। अपना बैट एक तरफ रखते हुए उसने माथे से ब्लैक पट्टी उतारी। छोटी, ये लो तुम्हारी चॉकलेट। अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट रूप की तरफ बढ़ाते हुए वो खुद भी उसके साथ सोफे पे आकर बैठ गई। आ गए चैंपियन। असूद ने जूस का ग्लास एक तरफ रखते हुए अपने बेटे की तरफ देखा, जो कम ही मुस्कुराता था। यस डैड, मैंने सुना है कल आपने और चांद ने स्कूल में 10 लड़कों के ग्रुप की पिटाई अकेले कर दी। क्या ये बात सच है? हाँ डैड, ये सच है। और वैसे भी आप ही कहते हो, अगर हिम्मत, इरादे मजबूत और हौसले बुलंद हों तो इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है। और ये तो फिर भी 10 लड़के थे, और वो भी बुज़दिल। अरसल, तुमने अपनी उम्र देखी है, फकत 6 साल के हो। असवद ने उसके संजीदा लहजे पर गौर करते हुए से डांटा। पहली बात, हम तुम्हें लड़ाई झगड़ा करने के लिए स्कूल नहीं भेजते। और दूसरी बात, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम दोनों ने पूरे ग्रुप की हालत बिगाड़ रखी थी? अरसल ने सर झुका के अपने बाप की डांट सुनते ही तिरछी नजरों से रूप की तरफ देखा, क्योंकि उन्होंने रूप को गालियां दी थी, उसकी पोनियां खींची थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि रूप ने टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लिए थे और उनको टेस्ट में फेल होने पर सर से मार पड़ी थी। हमारे सामने कोई हमारी बहन को हाथ लगाएगा, उसे हम जान से मार देंगे। सुर्ख आंखों से उसने सर झुकाकर अपनी बात मुकम्मल की और जल्दी से अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए। असवद ने उसकी बात की तस्दीक के लिए एक नजर रूप की तरफ देखा और उसका झुका सर देखकर वो समझ गया, अरसल का लफ्ज लफ्ज सच था। उसकी रूप से इस कदर मोहब्बत देकर असवद ने सुकून का सांस लिया। अब उस प्रिंसिपल को मैं देख लूंगा, दिल में सोचते हुए असवद ने रूप की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर अपने दोनों बाजू फैलाए। अपने बाप के चेहरे पर शफीक सी मुस्कुराहट देखकर रूप हंसते हुए उसके सीने से आ लगी। बाहर बारिश पूरे जोर से हो रही थी। छत से टपकते पानी को एक नजर देखते हुए उसने हाथ में पकड़े शॉपर एक तरफ रखे, अपने होंठ में से चाबी निकाल कर नीचे से चटाई हटाई और एक तख्ते पर लगा ताला खोलकर तख्ते को एक तरफ करते हुए शॉपर उठाकर कदम जमीन की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए। सीढ़ियां उतरकर एक बड़े दरवाजे के सामने रुकते हुए उसने एक और चाबी लॉक में डालकर घुमाते हुए दरवाजा खोला। सामने ही रोशनियों से नहाया महल नुमा तय खाना नजरों में घूम गया। सोफे पर बैठकर बेजार मूड से चैनल सर्च करते शम्स शाह ने दरवाजा खुलने की आवाज पर तेजी से दरवाजे की तरफ रुख मोड़ा। आ गए? कहाँ खाक छानते रहते हो सारा दिन? अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हैं कि यूं सारा दिन घर से गायब रहें और हमें परेशानी नहीं होगी, वो भी इस सूरत में जब हम अच्छे से जानते हैं कि दुश्मन बाहर धाक लगाकर बैठा है। उसके पुरसोच अंदाज पर आज शम्स शाह को हैरत हुई। कुछ देर खामोशी से उसके चेहरे को देखने के बाद उन्होंने गहरा सांस लिया। एक नजर हाथ पर लगे जख्म को देखते हुए उनकी आंखों में कुर्ब ही कुर्ब उतर आया। नजर उठाकर अपने पोते की तरफ देखते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मुस्तफा बेटा, इधर आओ, दवा लगा दूं। उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उन्होंने कहा, नहीं ग्रैंडपा, मुझे दवा की जरूरत नहीं है। गहरी सोच में डूबे डूबे उसने एक नजर अपने ग्रैंडपा की तरफ की। ग्रैंडपा, कुछ दिन पहले आप इसलिए रो रहे थे ना कि मेरी फिक्र करने वाला और मुझसे प्यार करने वाला अब कोई नहीं रहा, तो ग्रैंडपा खुश हो जाएं। कोई है जो मुझसे प्यार करता है, मेरी तकलीफ पर रोता है। मेरे जख्म उसे भी तकलीफ देते हैं, तभी तो वह माँ की तरह मेरे जख्मों पर तड़प उठी। किसकी बात कर रहे हो मुस्तफा? शम्स शाह ने हैरत से अपने 18 साला पोते की तरफ देखा। डैड, आज एक लड़की मिली, 5-6 साल की उम्र थी। मेरे जख्म देखकर रो पड़ी। मेरे हाथों पर मरहम रखा उसने। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरी वजह से रो रही हो? तो वो बोली, हाँ ग्रैंडपा, जब वो मेरे लिए रो रही थी, मुझसे प्यार भी करती है माँ और चंचल की तरह, तो वो मेरे पास क्यों नहीं है ग्रैंडपा? मुझे उसे अपने पास लाना होगा ग्रैंडपा। वो मुझसे दूर कैसे रहती होगी? उसे मेरी कितनी याद आती होगी, है ना ग्रैंडपा? शम्स शाह को बाजुओं से झंझोड़ते हुए उसने जुनूनी अंदाज में कहा। होश में आओ मुस्तफा शाह। उसके हाथों को बेदर्दी से झटकते हुए उन्होंने गरजदार आवाज में कहा, वो ना तो तुम्हारी माँ है और ना तुम्हारी बहन, फिर किस रिश्ते से? और क्यों आप उसे उसके माँ बाप से जुदा कर यहाँ लाओगे? और जैसा कि आपने अभी भी कहा, वो महज 5 या 6 साल की बच्ची थी, तो जरूर तुम्हारे जख्म देखकर उसका नाजुक सा दिल करला उठा होगा। हसास दिल की मालिक होगी वो लड़की, तभी रो पड़ी। आप अपनी दवाइयां नहीं ले रहे मुस्तफा शाह?
हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं आप अपनी दवाइयां वक्त पर लें, बल्कि हम ही आपको कल लेकर चलेंगे हमारे डॉक्टर के पास। आप उन लोगों का पीछा छोड़ दें, हम कहीं और जाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। उसके झुके सर को देखते हुए शम्स शाह ने हारे हुए अंदाज में कहा, क्या कहा ग्रैंडपा? पीछा छोड़ दूं उनका पीछा छोड़ दूं जिन्होंने मेरे बाबा को, माँ को मार दिया, मेरी बहन को मुझसे छीन लिया? मैं उन सबको माफ करके सुकून की जिंदगी जीऊं? कैसे जीऊं? हल्के बल चिल्लाते हुए उसने खून छलकाती नजरों से शम्स शाह की तरफ देखा, जिन्होंने दहल कर उसके जुनूनी अंदाज को देखा। सूखे लबों पर जबान फेरते हुए उसने अपने जवान होते पोते की तरफ देखा, जो वक्त से पहले शायद बहुत बड़ा हो गया था, या फिर वक्त की सितम जरीफी ने कर दिया था। देखो मुस्तफा, हमारे बेटे, बहू और चंचल के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमारे जीने की बस एक ही वजह बचती है, और वो आप हैं मुस्तफा। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके ये ग्रैंडपा नहीं जी पाएंगे। आंखों में उतरी नमी को कांपते हाथों से साफ करते हुए वो एक बार फिर सोफे पर जा बैठा। नहीं ग्रैंडपा, आपको कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप उन लोगों का अंजाम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको जीना होगा मेरी खातिर, और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बस आप ये मरने की बात ना करें, मुझसे दूर जाने की बात नहीं करेंगे। भीगे लहजे में कहते हुए उसने अपना सर शम्स साहब के घुटनों से टिकाया। आपकी मैं सारी बातें मान सकता हूँ, लेकिन आप बस ये सब छोड़ देने का मुझसे ना कहें। मुझे रातों को नींद नहीं आती। जैसे ही आंखें बंद करता हूँ, मुझे माँ की, चंचल की चीखें, बाबा की इल्तिजाएं मेरे कानों में गूंज उठती हैं। अगर मैं ये सब छोड़ दूंगा तो मैं नहीं जानता मैं अगला सांस ले भी पाऊंगा कि नहीं। नहीं बोलूंगा, नहीं रोकूंगा, लेकिन कल आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे। उसके बालों में हौले हौले उंगलियां घुमाते हुए उन्होंने लब भींचते हुए कहा। वो जानते थे जितने दर्द में वो खुद हैं, इस वक्त उससे कहीं ज्यादा तकलीफ से उनका पोता गुजर रहा है, लेकिन वो 1000 कोशिशों के बावजूद उसकी ये तकलीफ कम नहीं कर पा रहे थे। किर्रत को किचन में मसरूफ देखकर असवद ने उसे तंग करने का इरादा तर्क किया और अपने कदम यूसुफ साहब के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। अपने डैड के चेहरे पर परेशानी के कुछ आसार तो वो 2 दिन से देख रहा था, लेकिन माल में जिस कदर वो उसे परेशान नजर आ रहे थे, असवद को उनकी ये परेशानी कुछ बहुत गलत होने का एहसास करवा रही थी। डैड, दरवाजे पर उंगली से नॉक करते हुए उसने यूसुफ साहब को बाहर से आवाज लगाई। हाँ असवद बेटा आ जाओ। लड़खड़ाती आवाज में उन्होंने असवद को अंदर आने की इजाजत दी। दरवाजे के बाहर से ही वो अपने बाप के लहजे की लड़खड़ाहट महसूस कर गया। एक लंबी सांस लेकर उसने खुद को इस नई सिचुएशन के लिए तैयार किया। कमरे में दाखिल होते ही उसने हर तरफ नजर घुमाते हुए हालात का जायजा लेने की कोशिश की। बेड पर पड़े मोबाइल पर फैमिली वकील के नाम से चलती कॉल उसकी नजरों से मख्फी न रह सकी। और दूसरी चीज, अपने डैड के माथे पर पसीना असवद के शक को यकीन में तब्दील कर गया। अस्सलामुअलैकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। जी डैड। डैड, मैं कोई इधर उधर की बात घुमाकर आपसे नहीं पूछना चाहता कि आप क्यों परेशान हैं। मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। डैड, मैं जानता हूँ आप परेशान हैं, और यकीनन वो कोई बहुत बड़ी वजह होगी जिसने आपको पिछले 2 दिनों से परेशान किया है। तो आप मुझे बताएं डैड, क्या परेशानी है, क्योंकि मैं इतना छोटा नहीं रहा कि आप अपनी परेशानियां मुझसे छुपाएं। संजीदगी से अपनी बात कहते हुए उसने अपने बाप की परेशान चेहरे की तरफ देखा। डैड, यूसुफ साहब को कशमकश का शिकार देख असवद ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। बेटा, बात यह है कि मुझे 3 दिन पहले पता चला है कि जिस वकील ने शौकत का केस लड़ा था, उसे 2 साल पहले उसकी फैमिली समेत टॉर्चर कर करके जलाकर मार दिया गया है। और पुलिस को आज से 2 साल पहले उस घर से सिर्फ 5 लाशें मिली। अब वो किस किस की लाशें थी ये नहीं पता मुझे बस हमारे वकील से इतना पता चला है कि इन लाशों में पूरी फैमिली मेंबर नहीं थे। अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने पानी का पूरा ग्लास हल्क से नीचे उतारा। ओ खुदा डैड, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। और क्या मतलब पूरी फैमिली नहीं थी? सख्त झुंझलाहट का शिकार होते हुए उसने अपने बाप की तरफ देखा। बेटा, इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
और मैंने अपने फैमिली वकील से सब पता करवाया है कि जिस दिन ये हादसा पेश आया है उस दिन उनका बेटा स्कूल गया था और उस हादसे के बाद उनके बेटे को किसी ने नहीं देखा। एक तरफ मुझे लग रहा है ये काम शौकत का हो सकता है, लेकिन फिर मुझे लगता है इतना खतरनाक काम वो नहीं कर सकता। वो इस हद तक नहीं जा सकता। उसे तो बस पैसों का लालच था। वो इस तरह के दहशतगर्दों वाले काम नहीं कर सकता। और वैसे भी तो जेल में है वो। ओके डैड, आप परेशान नहीं हो, सब मुझ पर छोड़ दें, मैं पता लगवाता हूँ। स्ट्रेस नहीं लेना है आपने बिल्कुल भी। आपका बेटा सब संभाल लेगा। यूं ही आप इस उम्र में टेंशन ले बैठे। आपका ये शेर जवान बेटा है तो आपको फिक्र करने की क्या जरूरत। आप बस अपने पोता पोती पर फोकस करें। मैंने सुना है आज आपने उन्हें आइसक्रीम खिलाने का वादा किया है। बात को घुमाते हुए उसने यूसुफ साहब का जहन दूसरी तरफ भटकाया। हाँ भाई, वो तो मैं भूल ही गया। अच्छा हुआ तुमने याद करवा दिया, वरना मेरे आंगन के ये 2 फूल आज मुझसे रूठ जाते। हंसते हुए उन्होंने अपना चश्मा लगाया। हाँ, तो बस फालतू की बातों पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अपने डैड को मुतमईन करके उसने खुद कमरे से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। तेज कदम उठाने के साथ दिमाग में शौकत की बातें गूंजने लगीं। असवद मलक अब मामला दौलत और जायदाद से बहुत आगे जा चुका है। शदीद परेशानी से उसने अपनी पेशानी को 2 उंगलियों से मसला। नीचे हाल में किर्रत को अरसल और रूप के आगे पीछे घूमते देख उसने एक गहरा सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखा। दोनों बच्चों को सुलाकर अब वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। अभी अभी बड़े पापा उन्हें आइसक्रीम खिला कर लाए थे, तभी आज वो बिना चूं चरां किए सो गए थे। बच्चों के बाद जिम्मेदारियां काफी ज्यादा हो गई थीं। वैसे तो असवद ने उसकी मदद के लिए 3 मासियां रखी थी और वो सारा काम संभाल भी लेती थी, लेकिन खाना बनाना, अरसल, रूप और बाकी घर वालों की छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल वो खुद रखती थी। असवद ने खुद उसका मास्टर मुकम्मल करवाया था। उसकी सब दोस्तें जॉब कर रही थीं और उन्होंने किर्रत को भी फोर्स किया, लेकिन उसने खुद जॉब करने से मना कर दिया। वो खुश थी अपनी छोटी सी दुनिया में। ज्यादातर अरसल और रूप की शैतानियां ही उसे टिकने नहीं देती थीं। कभी सास ससुर की नोक झोंक से लुत्फ अंदोज होती और फिर असवद और उसकी बेताबियों से दिन ब दिन और निखार रही थीं। कोई नहीं कहता था ये 2 बच्चों की माँ है। इतने मुखलिस रिश्ते पाकर वो हर दम खुदा का शुक्र गुजार रहती। और उन सब में सबसे खास तब्दीली जो उसमें आई थी वो थी उसके चेहरे की धीमी सी मुस्कुराहट। ये मुस्कान अब उसके चेहरे पर हर दम रहने लगी थी। वो खुश थी और उसे खुश देखकर असवद के अंदर तक सरशारी फैल जाती। उसी धीमी सी मुस्कुराहट के साथ उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। सामने ही उसे अपने इंतजार में देखकर उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। दिन ब दिन जितनी खूबसूरत हो रही हो उतनी ही जालिम हो रही हो। खींचकर उसे अपने सीने पर गिराते हुए असवद ने करवट लेकर उसे अपने नीचे किया और खुद उस पर झुक गया। छोटी, तुम मेरा इंतजार करना, मुझे चांद से 2 मिनट बात करनी है। परसों हमारा मैच है, बस यही बताना है उसे। तुम उस जगह खड़ी हो, पापा की गाड़ी अभी आती ही होगी हमें लेने के लिए। जाना नहीं कहीं, मैं अभी आया। उसे एक तरफ खड़ा करके अरसल खुद अपना स्कूल बैग कंधे पर सेट करके बच्चों का हजूम चीरते हुए चांद की तलाश में निकल गया। लेकिन 2 आंखों में रूप को अकेला पाकर शैतानी चमक उबर उठी। उसे बच्चों के हजूम से एक तरफ खड़े देखकर वो दबे पांव उसकी तरफ बढ़ा। रूप के ऐन पीछे आकर उसने बिना किसी देरी के अपना एक हाथ उसके मुंह पर जमाते हुए दूसरे हाथ से उसे ऊपर उठाया और तेजी से अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। लेकिन इससे पहले कि वो रूप को गाड़ी में डालता, कोई आंधी तूफान की तरह आकर किसी चील की तरह रूप को उसके हाथों से छीनते ही बिजली की तेजी से एक गहरा वार उसके गर्दन पर करके वो किसी छलावे की तरह वहां से गायब हो गया। कौन हो आप दोनों? बहते आंसुओं के साथ उसने खुद को बचाने वाले के गिरेबान को अपने छोटे छोटे हाथों से झंझोड़ डाला। रोते रोते अपना सर उठाकर उसने सामने देखा, लेकिन सिवाय इन गहरी नीली आंखों के उसे कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि वो जो कोई भी था उसने अपना पूरा चेहरा सफेद रुमाल से इस तरीके से ढांप रखा था कि उसमें से सिर्फ उसकी गहरी नीली वहशतनाक आंखें ही नजर आ रही थीं। उन आंखों में देखते ही रूप के हाथ ढीले हो गए। जानती थी वो इन आंखों को, शायद कहीं देखा था उसने, उससे पहले कि वो हाथ बढ़ाकर उसका निकाब खींचती। ओए, कौन हो तुम?
छोड़ो मेरी बेटी को। असवद की गरजती आवाज ने जहां रूप के बढ़ते हाथ को साकित कर दिया, वहीं गेट से निकलते चांद और अरसल भी अलर्ट होकर इस तरफ बढ़े। मुस्तफा ने एक झटके से उसे गोद से नीचे खड़ा किया और खुद लंबे लंबे डग भरते हुए मुखालिफ सिम चल दिया। असवद ने तेजी से अपने कदम रूप की तरफ बढ़ाते हुए बड़ी गहरी नजर से उसकी कद काठी और गहरी नीली आंखों को गौर से देखा। पापा, वो मुझे ले जा रहा था। भागकर असवद से लिपटते ही जब उसने मुखालिफ सिम इशारा किया तो असवद ने हैरानगी से उसके छोटे से हाथ की सीध में देखा। वो जो कोई भी था उनसे जरा फासले पर था और उसके हाथ से निकलता खून इस बात की गवाही था उसे कहीं तो चोट आई, क्योंकि रूप को कहीं चोट नहीं आई। इस बात का अंदाजा असवद उसे देख के लगा चुका था। चांद और अरसल ने एक नजर एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपना बैग वहीं असवद के पास फेंका और उस गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। अपनी तरफ भाग कर आते इन 6-7 साल के बच्चों को देखकर उसकी नजर भटकती हुई रूप के पास बैठे उस इंसान पर पड़ी। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो पहचान गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि असवद मलक है। तेजी से अपनी गाड़ी में बैठते हुए उसने फुल स्पीड में गाड़ी भगा दी, लेकिन उसके गाड़ी में बैठने से अरसल और चांद दोनों की नजर उसके खून आलूद हाथ पर गई, जिसकी पुश्त पर बिच्छू के निशान को उन दोनों ने बहुत गौर से देखा। जहां चांद की नजर उसके बाएं हाथ में पहनी एम नाम की अंगूठी पर गई, वहीं अरसल की भटकती नजर उसकी कान के पीछे एक जख्म पर गई। पसीने से शराबूर तेज चलती सांसों और कहर बरसाती नजरों से उन्होंने इस गाड़ी को देखा और चुपचाप वापस पलट गए। नहीं मेरा बच्चा, रोते नहीं है। क्या हो गया है? पापा है ना? बहुत ज्यादा सॉरी है अपनी प्रिंसेस से। पापा आज लेट हो गए, लेकिन आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा ब्रेव बेटा, चुप हो जाओ। सिसकती हुई रूप को अपने सीने से लगाए वो कब से उसे पुरसकून करने की कोशिशों में लगे थे। अगर रूप की हालत खराब नहीं होती तो वो इस इंसान को भागने नहीं देता, लेकिन अपनी बच्ची की गैर होती हालत ने उसके पांव बांध दिए थे। अपने बच्चों से ज्यादा उसकी नजर में कुछ अहम नहीं था, खास करके रूप। एक लंबी सांस लेकर उसने रूप को बमुश्किल चुप करवाया। क्या हुआ? एक नजर अरसल और चांद पर डालते हुए उसने आंखों के इशारे से पूछा। जवाबन लंबे लंबे सांस लेते हुए दोनों ने नफी में सर हिलाया। ठीक है, आओ तुम दोनों गाड़ी में बैठो। लब भींच कर उसने रूप का सर अपने कंधे से लगाकर उसे गोद में उठाया। वो समझ सकता था अभी अरसल और चांद दोनों बच्चे हैं, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके गाड़ी के पीछे गए। ये उनका हौसला था। डैड, मैंने उसके हाथ पर एक बिच्छू का टैटू देखा है। अरसल ने असवद की सीट के पीछे हाथ रखते हुए पुरजोश अंदाज में कहा। हाँ चाचू, मैंने भी। चांद ने भी थोड़ा आगे झुकते हुए सरगोशी की। असवद ने मिरर से मुस्कुराते हुए दोनों जासूसों को देखा। घर चल के बात करते हैं। मुस्कुराकर दोनों को रूप की तरफ मुतवज्जा करते हुए उसने फिलहाल के लिए दोनों को चुप रहने का इशारा किया। खान, सारा सामान तैयार हो गया है कि नहीं? जी बीबी जी, हो गया है सारा सामान तैयार। अदब से सर झुकाकर उसने अपनी मालकन को जवाब दिया। सीमा, इधर आओ। करख्त आवाज में उसने घर की नौकरानी को आवाज दी। खान के साथ ये सारी टोकरियां उठाकर गाड़ी में रखवाओ। रुकैया, बात सुनो। पीछे से उभरती अपने शौहर की आवाज पर उसने मुड़कर अपना रुख उनकी जानिब किया। मैं कह रहा था कि एक बार फिर सोच लो। याद है ना पिछली बार हमारी बेटी के मामले में क्या हुआ था? तुम पिछली बार भी इसी तरह रिश्ता लेकर गई थी, और क्या हुआ था ये भी तुम अच्छे से जानती हो। इस वक्त तो तुम्हें मना करने वाला तुम्हारा सिर्फ भाई था, लेकिन अब मामला संगीन है और तुम अच्छे से जानती हो असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। जब उन्होंने अपने बेटे की शादी हमारी बेटी से नहीं करवाई, फिर वो अपनी पोती तुम्हें देंगे? ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारा भाई फिर भी नर्म मिजाज का है, लेकिन उसके बेटे के मिजाज को तुम नहीं जानती। वो कभी अपनी बेटी हमारे पोते को नहीं देगा, कभी नहीं, किसी शर्त पर नहीं। आप चुप रहें सिद्दीकी साहब, और इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा जो उस वक्त हुआ था। और सही कहा आपने, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। तो इसी लिहाज से अब की बार मैं अपनी बेटी के लिए नहीं, अपने पोते के लिए जा रही हूँ, और कुछ भी हो अब की बार मैं नाकाम नहीं लौटूंगी। तो आप बस अब चुप करके बैठ जाएं। अपनी बात कहते हुए उसने अपने कदम गाड़ी की जानिब बढ़ा दिए। किर्रत, कहाँ हो? घर दाखिल होते ही उसने किर्रत को आवाज दी। जी आ गई। क्या हुआ?
भागकर सामने आते हुए उसने असवद के कांधे से लगी रूप की तरफ देखा। तुम रूप को लेकर अंदर जाओ, यूनिफॉर्म चेंज कराओ, मैं आता हूँ। अरसल, चांद, आओ तुम दोनों मेरे साथ। इन दोनों को सोफे पर बैठाते हुए वो खुद उनके सामने घुटनों के बल बैठने के साथ दोनों के हाथ अपने हाथों में लिए। मुझे बताओ बेटा, क्या देखा? जवाबन अरसल और चांद ने उसे वो सब बताया जो उन्हें पता था। ठीक है बेटा, तुम दोनों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं अभी अपने दोस्त से बात करता हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप जाकर ड्रेस चेंज करें अरसल, और चांद बेटा आप भी मुंह हाथ धोकर आएं, आपकी चाची अभी खाना लगाएंगी। खाना खाते ही मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। आपकी मम्मा परेशान होंगी, लेकिन अभी मैं आपके पापा को बता देता हूँ कि मैं आपको अपने साथ घर लाया हूँ। जाएं आप भी अरसल के रूम में। शाबाश जी चाचू। खामोशी से अजवत की सारी बातें सुनते हुए वो दोनों अपना अपना बैग उठाकर अंदर की जानिब बढ़ गई। दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारते ही उसके हाथ से खून की कई लकीरें फूट निकलीं। उसका मतलब वो असवद मलक की बेटी है, यानी कि उसकी जान को खतरा है और बहुत ज्यादा है। मुझे इस लड़की को बचाना होगा, हो ना हो यही lड़की मुझे मेरे दुश्मनों तक लेकर जाएगी। इस लड़की पर मैं उन लोगों की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा। मैं रहूंगा अब उसके साथ, उसका साया बनकर। अब तक मेरे हाथ उन लोगों तक पहुंचने का कोई सिरा नहीं लगा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत कुछ मेरे हाथ लग चुका है। मरेंगे सब, एक एक करके मरेंगे, और मेरे हाथों ही मरेंगे। खून छलकाती आंखों से उसने दीवार पर नस्ब 5 लोगों की तस्वीरों की तरफ देखा और फिर उसी के साथ कमरे से बाहर निकलते हुए एक और कमरे का रुख किया। दरवाजा खोलकर दोबारा उसे अच्छी तरह लॉक करते ही उसने अपनी जैकेट के अंदर से एक तस्वीर बरामद की। दरवाजा खोलकर दोबारा उसे अच्छी तरह लॉक करते ही उसने अपनी जैकेट के अंदर से एक तस्वीर बरामद की। पिंक कलर की फ्रॉक में छोटी सी रूप की तस्वीर को उसने अपने बेड के ऐन सामने की दीवार पर नस्ब किया। कुछ देर तस्वीर को देखे जाने के बाद हल्का सा सर झटकते हुए दराज से अपनी दवाइयां निकालकर कुछ अलग अलग गोलियां हाथ पर रखकर एक ही बार मुंह में डालते हुए पानी का गिलास लबों से लगाया। क्या हुआ है असवद? हमारी बेटी इतना डरी हुई क्यों है? बहुत मुश्किल से इसे सुलाया है मैंने। कुछ नहीं मेरी जान, बस शायद कोई गुंडा था जो रूप को अपने साथ ले जाने लगा था, लेकिन उसी वक्त किसी ने उसे बचा लिया। असवद ने सरसरी सा बताते हुए किर्रत की तरफ, जिसके चेहरे की हवाइयां एक पल में उड़ गई थीं। यकायक आंखों में आंसू आने के साथ गुलाबी लब फड़फड़ा उठे। अरे नहीं मेरी जान, कोई मामूली गुंडा था। मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, स्कूल के बाहर सिक्योरिटी लगवा दी है और बहुत जल्द वो पकड़ा भी जाएगा। अब रोना नहीं, बिल्कुल भी रोना नहीं। खबरदार, जो एक भी आंसू तुम्हारी आंखों से नीचे गिरा। उसके माथे पर मोहब्बत की मोहर लगाते हुए उसने किर्रत को सीने से लगाया। आप सच कह रहे हैं ना असवद? अब कुछ नहीं होगा ना ऐसा? हाँ हाँ बिल्कुल सच बात है, अब कुछ नहीं होगा। हमारी बेटी को भरोसा है ना मुझ पर कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा? बोलो, है ना भरोसा? उसे अपने बाहों के हिसार में कैद करते हुए असवद ने एक बार फिर पूछा। हाँ है भरोसा। अच्छा बात सुने। कुछ देर के तौक़ुफ़ के बाद उसने असवद को पुकारा। मेरी जान सुनाए। हम तो हरदम आपको सुनने के लिए तैयार बैठे होते हैं। वो बड़े पापा कह रहे थे कि कल को आपकी फूफो आ रही हैं, जिन्होंने शायद आपके लिए अपनी बेटी, आगे के अल्फाज उसे समझ नहीं आया कैसे अदा करे। आगे भी बोलो किर्रत। असवद का लहजा अब नरमी से संजीदगी इख्तियार कर चुका था। तो बड़े पापा कह रहे थे कि कल आप ऑफिस न जाएं, आपका कल यहाँ होना बहुत जरूरी है। फूफो ज्यादा वक्त नहीं रुकेंगी, बस वो जो बात करने आ रही हैं वो बात करके वापस चली जाएंगी, इसीलिए उन्होंने बोला कल आप घर पर ही रहें। उसके बटनों पर उंगलियां घुमाते हुए उसने पूरी बात असवद के गोशे गुजार की। ठीक है मेरी जान, और कोई हुक्म? एक झटके से उसे अपनी बाहों में उठाते हुए असवद ने शरारती लहजे में कहा। लहजे की संजीदगी अब कहीं गुम हो गई थी। उसे बेड पर लेटा के असवद ने उसे गले को दुपट्टे से आजाद किया। नहीं, और तो कुछ नहीं। शर्म से सुर्ख होते चेहरे के साथ उसने लड़खड़ाते लफ्जों में अपनी बात मुकम्मल की। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अब आप घरेलू मसलों से हटकर अपने शौहर के मसाइल पर तवज्जो दें। किसको क्या चाहिए, कौन क्या चाहता है, किसको किस चीज की जरूरत है, आपको सबका ख्याल है।
अगर ख्याल नहीं है तो सिर्फ इस मासूम शौहर का, जो सारा दिन काम करके आता है, इतना थक जाता है, और आपको जरा ख्याल नहीं है कि जाकर अपने शौहर की थोड़ी सी थकन उतार दें। उसके चेहरे पर एक एक नकूश को लबों से छूते हुए वो अब अपने शिकवे उसके सामने रख रहा था। किर्रत ने मुस्कुराते हुए उसके सारे शिकवे सुने। आपके शिकवे कभी खत्म नहीं होंगे। अपने मुस्कुराहट जब्त करते हुए उसने असवद के सारे शिकवों का एक ही जवाब दिया और अपने चेहरे पर जा बजा उसके होंठों के लम्स को महसूस करते हुए उसने आंखें मौंद लीं। जभी उसकी किसी बात पर ध्यान न देते हुए असवद ने उसके होंठों को अपने होंठों में कैद किया और साथ ही उसकी शर्ट को कांधों से सिरकाते हुए अब वो उसके होंठों से गर्दन तक का फासला तय कर चुका था। उसकी शारक को अपने लबों से छूते छूते वो उसकी शर्ट के सारे बटन खोलकर अब उसके बाकी वजूद पर काबिज हो गया। बढ़ती रात के साथ हमेशा की तरह असवद के जज्बात भी शिद्दत अख्तियार कर चुके थे, लेकिन अब किर्रत इन सब के लिए तैयार रहती थी।